हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस एसाइलम। मैं प्रशांत मिश्रा एक बार फिर से फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हूं और आज का टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर एक तरह का साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पर्सन एक्सपीरियंसेस एबनॉर्मल एंड डिस्टर्ब ईटिंग बिहेवियर। इस कंडीशन में या तो पर्सन बहुत ज़्यादा फूड इंटेक करता है, फूड कंज्यूम करता है, या तो फिर वो बिल्कुल भी फूड नहीं खाता, बिल्कुल भी फूड कंज्यूम नहीं करता और उसे हर वक्त हर समय एक फेयर सा रहता है अपनी वेट को लेकर, अपनी बॉडी साइज को लेकर, अपनी शेप को लेकर एक कॉन्शियस की भावना बनी रहती है, हमेशा एक फेयर की भावना बनी रहती है। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर में हम लोगों को 3 तरह के डिसऑर्डर पढ़ने हैं। एक पढ़ना है एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा पढ़ना है ब्यूलिमिया नर्वोसा और तीसरा है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ये 3 तरह के डिसऑर्डर इसमें हम लोगों को स्टडी करने हैं। आइए देखते हैं। Eating disorder is a serious physiological and nutritional condition where a person experiences abnormal and disturbed eating behavior. These may be involve eating too little, एक तरह का abnormal eating behavior है जिसमें they may eat involve too little, या तो फिर वो पर्सन बहुत कम फूड इंटेक करेगा, और eating too much, या तो फिर बहुत ज्यादा फूड को इंटेक करेगा, और वरिंग मोर अबाउट बॉडी वेट एंड शेप, और वो हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा अपनी बॉडी शेप और साइज को लेते हुए। तो ये है ईटिंग डिसऑर्डर। अच्छा, इसके काज की अगर जो हम लोग बात करें तो मेनली इसके 4 काज हैं। साइकोलॉजिकल काज है, सोशल काज है, बायोलॉजिकल काज है और इन्वायरमेंटल काज है। एक एक काज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कॉज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल कॉज, जिसमें स्ट्रेस एंड एंजाइटी, बार बार एक ही चीज को दिमाग में सोचते रहना, अपनी एक ही हैबिट को बार बार लगातार स्ट्रेस में लेते रहना, एंजाइटी की कंडीशन डेवलप होती है, वो थिंकिंग करते रहना कि मेरा बॉडी शेप, मेरा साइज, मेरा स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में। अच्छा, यही अगर जो थिंकिंग की कैपेसिटी बार बार लगातार डे बाय डेज होती चली जाती है तो फिर वो डिप्रेशन की कंडीशन में आ जाती है। लो सेल्फ स्टीम, जो आत्मसम्मान की भावना है वो कम हो जाना। इसके अलावा डिससेटिस्फैक्शन विद द बॉडी शेप एंड वेट, अपने बॉडी वेट और शेप को लेकर बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में ना रहना। तो ये है साइकोलॉजिकल कॉज। दूसरा आते हैं सोशल कॉज। सोशल कॉज में जो सामाजिक जो इसका प्रेशर है, जैसे सोशल प्रेशर टू बी थिन, जैसे समाज में ऐसा बोला जाता है कि जो लोग फिट और फाइन हैं वही सबसे अच्छे हैं, तो इस तरह से एक्स्ट्रा प्रेशर को अपने ऊपर लेना। इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, मॉडल्स एंड सेलिब्रिटीज, हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक आइडियल होता है, कोई एक्टर्स हो गया, एक्ट्रेस हो गया, तो वो जैसे फिट एंड फाइन है मैं भी ऐसा हूं, या मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, ऐसा प्रेशर खुद पर क्रिएट करना जो कि इन्फ्लुएंस करता है इस डिसऑर्डर को। नेक्स्ट है निगेटिव कमेंट्स फ्रॉम द फैमिली और फ्रेंड्स अबाउट द बॉडी वेट, अपने सराउंडिंग में, अपनी फ्रेंड सर्किल या जो पीयर प्रेशर है या फिर फैमिली के थ्रू जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करना कि तुम्हें बिल्कुल फिट रहना है, तुम्हें बिल्कुल थिन रहना है, एक्स्ट्रा कैलोरीज अर्न नहीं करना है, इन सबको एक्स्ट्रा प्रेशर के रूप में लेना, ये सोशल कॉज में आ जाएंगे। बायोलॉजिकल कॉज की बात करें तो जेनेटिक और हेरिडिटी फैक्टर, मतलब जो फैमिली हिस्ट्री में भी ऐसा होता चला आया है, या फिर हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, जिसमें थायराइड वगैरह भी इन्वॉल्व है, एंड इम्बैलेंस ऑफ ब्रेन केमिकल जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं, जो एक न्यूरॉन्स के जो सिनेप्टिक नर्व्स होते हैं उनके सिनेप्टिक वेसिकल्स में ये न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करते हैं और फिर फाइनली जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक जाकर पहुंच पाता है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनमें इम्बैलेंस हो जाना, ये बायोलॉजिकल कॉज में आता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कॉज। इन्वायरमेंटल कॉज की बात करें तो चाइल्डहुड ट्रॉमा, या फिर बचपन में कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई हो जो दिमाग में बिल्कुल बैठा हुआ हो, कि या फिर कोई भी बैड एक्सपीरियंसेस हो, कोई फैमिली हिस्ट्री इस तरह से रही हो, कुछ बचपन की कुछ बुरी यादें हो, या फिर स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट इन द फैमिली, या फैमिली का अनसपोर्टिव होना और अनहेल्दी डाइटिंग हैबिट। जो डाइटरी हैबिट है उसका अनहेल्दी होना, बोले तो काफी टाइम तक डाइटिंग करना या बहुत कम टाइम में ज्यादा फूड इंटेक करना। तो ये मेन 4 काज हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल
सोशल एंड इन्वायरमेंटल। अब हम लोग आते हैं ईटिंग डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर हैं। सबसे पहले डिसऑर्डर की हम लोग बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन बिल्कुल फियर, एक डरा डरा सा रहता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे बॉडी का शेप बढ़ ना जाए, मैं कुछ खा लूं तो मेरे बॉडी का शेप कहीं इंक्रीज ना हो जाए, कहीं मैं देखने में बिल्कुल अजीब सा ना लगूं। तो उसके दिमाग में एक फेयरनेस, एक डर की भावना बनी रहती है अपने बॉडी शेप, अपने बॉडी स्ट्रक्चर, अपने बॉडी वेट को लेकर, और जिसकी वजह से वो बहुत लिटिल अमाउंट में फूड को इनटेक करता है, और या फिर फूड के थ्रू धीरे धीरे उसका प्लेजर्स जो है, उसके जो प्लेजर्स हैं वो कम होते जाते हैं। फूड से उसका धीरे धीरे डिटैचमेंट होता जाता है, बहुत लिटिल अमाउंट में फूड इनटेक करता है, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होते हैं यहाँ से। हेल्थ इश्यूज में जैसे उसका बॉडी वेट डिक्रीज होता है, जैसे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा में। आइए देखते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इट इज ए साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन हैज एन इंटेंस फियर। उसे लगातार डर बना रहता है ऑन गेनिंग वेट, अपने वेट को इंक्रीज होने से लेकर, एंड देयरफॉर ईट वेरी लिटिल फूड, इसलिए बहुत कम अमाउंट में फूड को इनटेक करता है, लीडिंग टू एक्सट्रीम वेट लॉस, और धीरे धीरे उसका वेट लॉस बहुत ज्यादा होने लगता है, और पुअर हेल्थ, और धीरे धीरे उसकी हेल्थ अफेक्टेड होती है। काज की बात करें तो वही 4 मेन कॉज रहेंगे, साइकोलॉजिकल, सोशल, बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या रहेंगे, जैसा कि मैंने बोला, माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी हो जाना, इसके अलावा एनीमिया, वीक बोन, न्यूट्रिशन ना लेना तो वीक बोन की प्रॉब्लम तो होगी, हार्ट प्रॉब्लम, लो बीपी, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, एंड ऑर्गन डैमेज इन द सीवियर केसेस। तो ये है एनोरेक्सिया नर्वोसा। दूसरी हम लोग बात करते हैं ब्यूलिमिया नर्वोसा। ब्यूलिमिया नर्वोसा एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा फूड इनटेक करता है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा फूड इनटेक करता है। फिर उसे फूड इनटेक करने के बाद में फिर उसे गिल्ट होता है, उसे लगता है कि मैंने कितना ज्यादा कैलोरी ले लिया, कितना ज्यादा खाना खा लिया, कितना ज्यादा कैलोरी गेन कर लिया। फिर उस वो एक्स्ट्रा कैलोरी को खर्च करने के लिए एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है, काफी टाइम तक वो डाइटिंग पर रहता है, फूड नहीं खाता, और कभी कभी वो क्या काम करता है कि वो वोमिट भी करता है, ताकि जो एक्स्ट्रा कैलोरी उसने गेन किया है वो माउथ के थ्रू फिर से वो बाहर रिलीज हो जाए, रिगरजिटेटेड हो जाए, रिगरजिटेशन हो जाए, उसे वोमिट हो जाए। तो ये है ब्यूलिमिया नर्वोसा। ब्यूलिमिया नर्वोसा में अगर जो कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो डिहाइड्रेशन मोस्ट कॉमन है, डिहाइड्रेशन होना। इसके अलावा ब्यूलिमिया नर्वोसा में और भी ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं। टीथ प्रॉब्लम यहां पर एक मेन कॉज है, देखते हैं। ब्यूलिमिया नर्वोसा इज ए ईटिंग डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन ईट ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन ए शॉर्ट टाइम। कम से कम टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा फूड इनटेक करेगा, एंड देन ट्राई टू रिमूव एक्स्ट्रा कैलोरीज, और फिर वो बार बार ट्राई करेगा जो एक्स्ट्रा उसने फूड इनटेक किया है उसको बाहर निकालने के लिए, बाय वोमिटिंग, फास्टिंग और एक्सेसिव एक्सरसाइज। वो बार बार लगातार एक्सरसाइज करेगा, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करेगा, ताकि वो एक्स्ट्रा फूड जो उसने गेन किया है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो सके। काजेस की बात करें तो वही 4 मेन काज हैं, साइकोलॉजिकल, सोशल, बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैमिली काज। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अब वो वोमिट करेगा तो फिर न्यूट्रिएंट्स बाहर निकलेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो रहेगा ही रहेगा। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम एंड टीथ प्रॉब्लम। टीथ प्रॉब्लम इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब वो एक्स्ट्रा कैलोरी को गेन करता है और जब वो वोमिट करता है तो स्टमक का जो एचसीएल माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है, तो फिर वो एचसीएल टीथ के कांटेक्ट में आता है, इसलिए टीथ डैमेज की कंडीशन देखी जाती है। नेक्स्ट आ जाए बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, जिसको हम लोग बेड के नाम से जानते हैं। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर ये भी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में भी कम से कम टाइम में पर्सन ज्यादा से ज्यादा फूड इनटेक करता है, ज्यादा से ज्यादा फूड कंज्यूम करता है, और वो ट्राई करता है, वो प्रयास भी करता है कि मैं एक्स्ट्रा कैलोरी को गेन ना करूं, बट दे आर अनेबल। वो ये कर ही नहीं पाता, वो ज्यादा से ज्यादा फूड गेन करता जाता है,
और धीरे 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 उस पर्सन का वेट इंक्रीज होता चला जाता है। ये है बेड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। तो बेड इज ए साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर इन विच पर्सन ईट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन ए शॉर्ट टाइम। यहां पर भी शॉर्ट टाइम था, यहां पर भी शॉर्ट टाइम है, एंड फील्स अनेबल टू कंट्रोल द ईटिंग। लेकिन वो अनेबल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है उस फूड हैबिट को कंट्रोल करने में। बट डू नॉट ट्राई टू पर्ज द फूड फॉरवर्ड। वो प्रयास नहीं करता, वो ऐसा नहीं होता कि उसे वो वोमिटिंग की कंडीशन डेवलप करे। जैसे यहां पर था, एक्स्ट्रा कैलोरी वो ले रहा था ब्यूलिमिया नर्वोसा में, और एक्स्ट्रा कैलोरी को रिलीज करने के लिए वो लगातार वोमिट भी करता था, लेकिन यहां पर वोमिट वाली कंडीशन डेवलप नहीं होगी। बट डू नॉट ट्राई टू पर्ज मतलब वोमिट करना, द फूड आफ्टरवर्ड मतलब फूड इंटेक करने के बाद में वो वोमिट नहीं करता। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मोस्ट कॉमन है कि सर ओबेसिटी तो इंक्रीज होगी ही होगी, मोटापा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मोटापा बढ़ेगा तो डायबिटीज की कंडीशन आएगी, डायबिटीज की कंडीशन आएगी तो हार्ट प्रॉब्लम आएगा, हार्ट प्रॉब्लम के अलावा वेट बढ़ेगा तो फिर बोन वीकनेस भी स्टार्ट होगी, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। काज की बात करें तो सेम वही काज है, साइकोलॉजिकल, सोशल, बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल काज। कॉम्प्लिकेशंस की बात किया जाए तो ओबेसिटी, हाई बीपी, इसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी, वेट बढ़ेगा तो डिप्रेशन, एंजाइटी भी स्टार्ट होगी। इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ डायबिटीज 2 एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बोन में छोटे छोटे पोर्स हो जाना, जिसकी वजह से वेट बढ़ने से जो बोन है वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाती है। हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज तो हार्ट डिजीज की कंडीशन तीनों में कॉमन है, चाहे वो एनोरेक्सिया नर्वोसा हो, चाहे वो बुलिमिया नर्वोसा हो, चाहे वो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हो। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तीनों में सेम है, तीनों में सेम है। क्या सेम है? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड थेरेपी। जो साइकोलॉजिस्ट से प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है, उस पर्सन की काउंसलिंग करनी है। हेल्दी डाइट, डाइटरी मैनेजमेंट, उस पर्सन का एक डाइट चार्ट बनाना है, उसको मैनेज करना है, अच्छे से उसकी देखरेख करनी है। और सबसे और बेहद इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट का फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट इसमें बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये 3 डिसऑर्डर हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जरूर से जरूर तैयार करें। और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।